नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र के फिजिक्स में तीसरा चैप्टर है यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति आता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो डिफरेंट पीसीएस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यही क्वेश्चन था। इसके अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है तब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कब? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। मतलब साधारण यंत्र क्या है कि कम बल का प्रयोग करता है और काम वही करता है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। इसी को तो मशीन कहते हैं, सिंपल मशीन। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेकर अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो आंसर है ए, बढ़ेगी। यानी कि एक संवेदनशील तराजू पर है, मतलब कि एग्जैक्ट तराजू वो वजन निकालता है। तो यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, यानी कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होता है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण पर होता है। वह प्रक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु उसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीय, यानी वही चीज़ है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे आयतन सदिश नहीं है, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल भी सदिश है, आयतन सदिश नहीं है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जबकि केवल परिमाण की आवश्यकता होने पर वो अदिश राशियाँ कहलाती है। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य ये सब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है, जबकि समय, चाल, दूरी ये अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी संवेग बटा वेग अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो द्रव्यमान मिलेगा, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो वेग से अगर भाग देंगे तो हमारे पास सिर्फ संवेग मिलेगा। P बराबर एम भी, तो भी कट जाएगा तो m बचेगा। बल गुणनफल होता है तो ma, F बराबर ma होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के आंसर B हो जाएगा। बल यानी F बराबर ma, m से द्रव्यमान और a से त्वरण।
यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल की निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी 6। यानी घन का आयतन 1 क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L²। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, L³ बराबर 6L², तो L बराबर 6 हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगी 6 इकाई। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है, तो ऊर्जा का न तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। तो ऊर्जा का आंसर डी होगा कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज, हवा चलती है तो गति रहती है। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति में यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा से वो उसका विंड, उसका पंखा घूमने लगता है जिससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने के कारण विद्युत ऊर्जा पैदा होता है। तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जनित्र मतलब जनरेटर। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो स्थिर जड़त्व के अनुसार। क्योंकि पहले जब ट्रेन स्थिर थी तो उसका स्थिर था ऊपर से नीचे तक, तो जब चलना प्रारंभ करता है तो नीचे का जो बस ट्रेन से सटा हुआ व्यक्ति का शरीर होता है वो तो आगे बढ़ जाता है, गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा यानी कि सर वो अपनी स्थिति को बनाए रखना का चाहता है, जिसके कारण झटका पीछे की तरफ लगता है। 16 नंबर कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है बी। ए और बी दोनों सही है और ए रीजन कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात सही है, दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन दोनों सही है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बर्फ पे घर्षण कम हो जाता है। इसका आंसर है डी। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाता है, तो जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ चलना मुश्किल हो जाएगा, फिसल के गिरेगा। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। इसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिका पाते हैं, पृथ्वी के पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत अगर बर्फ में हम सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण हम उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन हो जाता है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है।
क्योंकि एक बार गाड़ी चल लेने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो आंसर है डी, 10 गुना। तो मानव व्यक्ति का द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान n है। नाव और व्यक्ति के कूदने के पूर्व संवेग 0 हो गया। व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग 5m माइनस m 0.5, इसको घटाने के बाद 0 कर देंगे तो m और n का रेशियो हो जाता है 50/5 यानी कि 10। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोध बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी तय करें तो ऑप्शन सी होगा कि x और y और z बराबर होगा। यदि उन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, अतः x, y, z आपस में बराबर होंगे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा दोनों के रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो वो हो जाता है 4:9 और वो हो जाता है v1/v2 का रेशियो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चाल 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। आंसर बी होगा, यह r के बराबर होगा। किसी वस्तु में गतिक घर्षण डायनामिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, यानी पीछे के तरफ रहेगा क्योंकि वो आगे जा रहा है। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का पृष्ठ मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, यानी कि पूरा का पूरा तेल पीछे के तरफ हल्का सा ढलान, मतलब पीछे से आगे के तरफ ढलान होगा क्योंकि ये त्वरण से जा रहा है। अगर वेलोसिटी समान होगा यानी कि त्वरण अगर 0 होगा तो बराबर में रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन 1 और 3 बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ कर बाहर की ओर से फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अभिकेंद्रिक बल प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहर पहियों पर उलट जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो ए बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो वेग में अंतर की दौड़ को त्वरण कहते हैं।